हमारे जीवन में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें आउटकम, रिजल्ट चाहिए रहता है। आप आपकी चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक की आप जर्नी इमेजिन कीजिए कि जब हम बचपन में यहाँ आते हैं तो हमें चलने का आउटकम चाहिए रहता है, फिर बड़े होने का आउटकम, फिर हमारा जो आगे जर्नी बढ़ती है तो हमारा एजुकेशन का आउटकम, हमारी रिलेशनशिप का आउटकम, हमारी जॉब जो करते हैं उसका आउटकम। हर आउटकम में हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट चाहते हैं, और वो रिजल्ट भी हम क्या चाहते हैं कि वो रिजल्ट पॉजिटिव रहे। खाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि उसका टेस्ट अच्छा आता है और हमें अच्छा लगता है। तो हर चीज का आउटकम हम पूरी जर्नी में चाहते हैं, और ये आउटकम हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से। अगर मैं आपको कहूं कि सूरज अगर निकलता है तो उसका आउटकम क्या है, हमें गर्मी लगती है और हमें रोशनी मिलती है तो हम एंजॉय करते हैं उसका आउटकम। अगर सूरज ढलता है तो हम ये आउटकम निकालते हैं कि अभी रात होने वाली है। उसी तरह से हम हर चीज का आउटकम निकालते हैं। यदि हमें पानी की प्यास लगती है तो पानी पीने से प्यास बुझती है, तो हम उसका आउटकम निकालते हैं। ऐसी लाइफ की हर जर्नी में हम आउटकम को डिफाइन करते हैं और निकालते हैं। तो मैं यहां पर आपसे चाहूंगा कि आप आपकी इस जर्नी में भी अपने आउटकम को पूरी तरह से देखें और डिफाइन करें। तो आई विल शेयर दी स्लाइड। ये कुछ आउटकम के मैंने रिजल्ट्स क्या क्या हमें लगते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। तो आई वांट पार्टिसिपेशन की ये जो मैंने आउटकम यहाँ लिखे हैं, क्या हमें यही चाहिए रहते हैं जब हम जर्नी चालू करते हैं? एनीबॉडी, पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई इसमें से अपने एक या दो आउटकम बताएगा मुझे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपका आउटकम क्या है? सर इम्प्रूवमेंट। अचीव। ओके सर गोल। ओके सर एनालिसिस। ओके। एनीबॉडी एल्स? आंसर more important Action and positive. result. Yes, Sachin? Action and result. Yes, very true. What's your name? Sachin Agarwal. सचिन, यू आर राइटली सेड। हम जो भी काम करते हैं उसका हमें रिजल्ट चाहिए रहता है, और वो रिजल्ट हम मेजर और मॉनिटर कर सके, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। और वो जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंस होना चाहिए, और वो रिजल्ट जो है विजिबल होना चाहिए। तो ही हम हमारी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, और उस जर्नी में हम पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो दीज आर द फ्यू आउटकम जो हमें मिलते हैं कोई भी काम करने के बाद। हमें कोई भी हम काम करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस हम देखते हैं। कोई भी हम काम करते हैं, सपोज मैं जिम जाता हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है तो उसकी मैं प्रोग्रेस देखता हूँ। मैं अगर रिजल्ट देता हूँ या कोई भी मैं एनालिसिस करता हूँ, या मैंने दवाई खाई है, तो मैं ये देखता हूँ कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन क्या है। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इस रिजल्ट में मुझे जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की थी वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं। तो हर चीज का आउटकम हमें देखना रहता है। अगर फुटबॉल के गेम में देखें तो वहां गोल इज द आउटकम। अगर क्रिकेट के गेम में देखें तो वहां पर हार या जीत इज द आउटकम। तो किसी भी परफॉर्मेंस में हम ये देखते हैं कि आउटकम किस तरह से हमारा निकल करके आ रहा है। बट दोस्तों, मैं आपसे ये एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो आउटकम हम जो अदर्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं। बट क्या हम जो काम हमारी लाइफ में हमारे खुद के लिए करते हैं उसके इनपुट हम उस इंटेंसिटी से डालते हैं जिससे कि हमारा आउटकम आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल करके आए? हम अदर्स से
ये डिमांड करते हैं या ये सोचते हैं कि वहां से आउटकम हमें अच्छा है। अगर इंडिया का मैच किसी से हो रहा है क्रिकेट का, तो हमारा आउटकम एक ही रखता है कि इंडिया जीते। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप श्रुति आईएएस की तैयारी कर रही हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो अदर्स स्टूडेंट कर रहे हैं या कॉर्पोरेट में उन्हें जॉब करना है, तो क्या उनका इनपुट उतनी इंटेंसिटी के साथ है जैसा कि इंडिया मैच खेलती है और हमारी जीतने की एक्सपेक्टेशन रहती है? क्या आप अपने आप से उतना एक्सपेक्टेशन लेकर के उतने इनपुट्स आप डाल रहे हैं अपने आप के लिए, सो दैट जो आपका आउटकम है उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़े, दैट आउटकम शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसा आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से उसे करना चालू करें, जिससे कि आपका जो आउटकम है वो आउटकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट लेकर के आए और आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़े, उसके लिए डाउट नहीं करना पड़े। तो इस जर्नी में हम आउटकम जो भी करते हैं वो पहले हमारे दिमाग में हमें डिसाइड करना है कि यस आई वांट दिस आउटकम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां देता हूं कि अगर आपका वजन, आपका वेट अभी अगर 70 केजी है और उसको अगर 60 केजी आपको लेकर के आना है, तो यू शुड बी क्लियर कि माय आउटकम शुड बी 60 केजी। तो आउटकम पहले डिसाइड कीजिए कि अगर मैं ये स्टडी कर रही हूं या कर रहा हूं तो मेरा आउटकम मुझे आईएएस किसी भी हालत में क्रैक करना है, बिकॉज आई वांट वन सीट ओनली एंड आई एम द कॉम्पिटिटर फॉर माई सेल्फ। तो आपका आउटकम यहां क्लियर होना चाहिए एंड उसमें जो रिजल्ट आपको चाहिए वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। उस रिजल्ट में आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा वजन 70 से 60 किलो होगा या नहीं। वहां आपको क्वेश्चन मार्क या डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने आपका आउटकम सेट कर लिया, गोल इज डिफरेंट देन दी आउटकम। हमारा जो गोल है, गोल हम डिसाइड करते हैं टास्क डिसाइड करने के बाद, बट यहां मैं कहूंगा कि टास्क और गोल डिसाइड करने के पहले आप अपना आउटकम निकालें कि मुझे ये आउटकम चाहिए इस काम से। जैसे मेरा 70 किलो वजन है तो मुझे 60 किलो वजन करना है, दैट्स इट। अगर मुझे भोपाल से इंदौर जाना है तो दैट्स इट, मेरा आउटकम इज क्लियर। अब उस जर्नी को मैं चालू करूंगा और उसके बाद यहां पर आपको टास्क डिसाइड करना रहेंगे कि अगर भोपाल से मुझे इंदौर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा या कैब करके जाऊंगा या अपनी खुद की गाड़ी से जाऊंगा। लेकिन आउटकम आपको डिसाइड करना रहेगा कि व्हाट यू वांट इन लाइफ, देन ओनली यू विल अचीव योर डिजायर गोल। तो आउटकम डिसाइड करने के बाद आप उसको टास्किंग करना चालू कीजिएगा, देन यू विल स्टार्ट योर जर्नी। So why we need outcome? We need outcome because we want to measure and monitor our efforts. आज आप MBA की स्टडी कर रहे हैं, इससे रिजल्ट आएगा, तो आप क्या करेंगे कि उस रिजल्ट में आपने जो इनपुट डाला था, उस इनपुट का रिजल्ट आपको कैसा रहा वो आप मेजर एंड मॉनिटर करेंगे आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सुना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। अगर गेहूं हमने पीसने के लिए डाला है तो हमें गेहूं का ही आटा मिलेगा। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हमें बबूल का ही पेड़ मिलेगा और कांटे भी मिलेंगे। और अगर हमने आम का पेड़ बोया है तो आम क्या करेगा, हमें फल भी देगा, छाया भी देगा। और आम क्या है कि जैसे जैसे बढ़ेगा वो झुकेगा भी सही। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आए, आप उस मैच्योरिटी के साथ अपने आप को झुकना भी सीखें। मतलब यहां पर झुकने से मैं बोल रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या रहेगा कि आप आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे। प्लीज लिसन माय पॉइंट। आप आपकी लाइफ में अगर फ्लेक्सिबल रहे, आप आपकी लाइफ में पेशेंस के साथ रहे और आप आपकी लाइफ में जिस तरह से लोगों के साथ बात कर रहे हैं उसमें अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट कभी भी अर्न नहीं करना पड़ेगा या रिस्पेक्ट कभी भी आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्ट अपने आप अर्न करना रहेगा, अपने आप अर्न हो जाएगा वो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट अर्न करने की जरूरत नहीं थी, दे ऑटोमेटिकली गेट द रिस्पेक्ट। तो यहां पर आपको
आपका जो भी रिजल्ट है, हम आउटकम जो चाहते हैं उसको मेजर एंड मॉनिटर करना पड़ेगा ऑफ आवर एफर्ट्स। तो वी ऑलवेज वांट रिजल्ट व्हाट एवर एक्टिविटी वी परफॉर्म। इस दुनिया में आप देखना, जब से इस धरती पर आए हैं, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे रिलेशनशिप, हमारे नियर एंड डियर से रिलेशनशिप, या जो हम काम करते हैं या जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, हम हर एक्टिविटी में क्या चाहते हैं? हम रिजल्ट चाहते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्टी खाना चाहिए। तो हर चीज में हमें क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट में हम क्या करते हैं? अगर हम एग्जाम देते हैं तो हमें एग्जाम में हमेशा अच्छा रिजल्ट चाहिए। बट वो अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? जब एग्जाम में आपने जो इनपुट दिया है वो इनपुट आपने उस लेवल का दिया है, तब जाकर के आपको आपका रिजल्ट जो मिलेगा वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। सेकंड चीज, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जिम जाने के बाद क्या चाहिए? आपको आपकी अच्छी हेल्थ चाहिए। तो वहां भी हम क्या करते हैं? रिजल्ट मॉनिटर करते हैं। लेकिन हर चीज आप देखिए कि कहां पर आ रही है। सिर्फ जिम जाने से रिजल्ट नहीं आएगा। उस जिम में जाने के बाद आपने कितनी एक्टिविटी करी, किस तरह की एक्सरसाइज करी, और वहां पे आपने किस तरह से अपना 100% एफर्ट दिया उस पर्टिकुलर टाइम में। सेम चीज एग्जाम में भी आपने ड्यूरिंग दी ईयर या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सेमिस्टर आपने किस तरह से एफर्ट डाला, जिससे कि आपका रिजल्ट जो आप चाहते थे वो रिजल्ट आकर के मिला। दोस्तों, यहाँ बड़ा ही क्लियर फंडा है कि जितना इंटेंसिटी से आप रिजल्ट चाहते हैं उतनी इंटेंसिटी से आपको इनपुट डालना रहेगा। और यहाँ पर 80-20 प्रिंसिपल चलता है। अगर आपने 100% एफर्ट डाला है तो आपको 80% रिजल्ट आएगा। आपको मोर देन 100% एफर्ट डालना रहेगा, तब जाकर के आप 90% प्लस रिजल्ट लेकर के आएंगे। थर्ड चीज, हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो जॉब में भी हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है। तो जॉब में बहुत सारे केपीआईज रहते हैं। वो केपीआईज को हम मॉनिटर करते हैं, और जब जाकर के हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट होता है, और उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है, हमारी जो सैलरी बढ़ती है वो उसके बाद बढ़ती है। अदरवाइज हमारा परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं है तो हम स्ट्रगल करेंगे उस जॉब को करने में, और फिर हमारे पास एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां आएगी। तो जॉब में भी हमारा परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? इट शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब एलिवेटेड परफॉर्मेंस आपको देना रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस भी आपको अगर आपने दिया तो आप उस परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट जो रहेंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। एलिवेटेड परफॉर्मेंस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने आज रिजल्ट आउट ऑफ 10 9 दिया है तो वो 9.1 होना चाहिए, फिर 9.2 होना चाहिए, फिर 9.3 होना चाहिए, फिर 9.5 होना चाहिए, फिर 9.1 आ जाए तो चलेगा, बट बिलो 9 नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका जो, अगर आप MBA कंप्लीट करने के बाद जॉब में जाएंगे तो ये परफॉर्मेंस ट्रैकर मैनेजमेंट हर कंपनी में रहता है, जहां पर आपके KRA KPI रहेंगे, उनको आपको डिलीवर करना रहेगा। वो मैं आज नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा मेरे प्रेजेंटेशन का, वो आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वहां आपको KPI कौन कौन से रहेंगे और उन KPI को आपको किस तरह से डिलीवर करना रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपका जो ग्रोथ रहेगा उसका आउटकम हमें मॉनिटर और मेजर करना रहेगा। तो ये मैंने 4 एग्जांपल लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रिजल्ट है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन लाइफ में होता क्या है, हमारे जीवन में 3 चीजें चलती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आर यू ऑल एग्री विद मी? हमारी लाइफ में ये चीजें चलती है। Yes, sir. तो यहाँ पर हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में पास्ट के कुछ इवेंट रहते हैं, प्रेजेंट के कुछ इवेंट रहते हैं और फ्यूचर के कुछ इवेंट रहते हैं। तो पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। और इसका मतलब क्या होता है? पिछला पूरा जो हमारा। तो वेरी गुड। गुजरा हुआ समय। बीता हुआ कल। हाँ, बीता हुआ कल। समय।
बीता हुआ समय। तो भूत मतलब वो समय बीत गया है, और मतलब भूत मतलब पास्ट, जो पुराना, जो हमारे साथ घटनाएं घटित हुई है वो। काल मतलब समय। तो भूतकाल तो बीत चुका है, तो हम उसे हमेशा अपने साथ लेकर के क्यों चलते हैं? कैन एनीबॉडी? टेंशन लेने के लिए। टेंशन लेने के लिए। अगर व्यक्ति प्रेजेंट में रहेगा तो फिर टेंशन कैसे लेगा? कहीं ना कहीं हम पास्ट को इसीलिए लेते हैं कि हम अपने एंजाइटी बढ़ा सके, क्योंकि जो हमारा पास्ट रहता है वो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा देता है कि हमें भविष्य में वो चीजें नहीं करनी है, ना ही हमें वर्तमान में करनी है। बट हम क्या करते हैं, रिग्रेशन लेके चलते हैं उस चीज का, हम गिल्ट में रहते हैं। जो हो गया उसे छोड़ के हम अगर प्रेजेंट में ध्यान दें तो शायद हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो यहाँ एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि अगर मैं आपको नॉर्मल वे में चलने के लिए बोलूं और मैं जी। आपके सिर पर 100 किलो का वजन रख दूं, तो जी। आप चल पाएंगी? नहीं सर। तो ट्रेन में हम बैठते हैं तो हमारे सामान को हम कहाँ रखते हैं? जो भी सर लगेज रहता ऊपर है। या नीचे, जहाँ स्पेस हो। यस यस यस। तो फिर ये जो इवेंट है पास्ट की, अगर ये हमारे काम की नहीं है तो इन इवेंट्स को हम कैरी क्यों करते हैं? सर कैरी नहीं करना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। हाँ, लर्निंग ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में क्या हो रहा है कि हम पास्ट को हमेशा कैरी करते हैं। और जी। अगर आप देखेंगे तो हमारा पास्ट भी यहाँ रहता है और फ्यूचर भी यहाँ रहता है। जी। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो भूतकाल है, जो पास्ट है, उसे हमें क्या करना चाहिए? रिपेयर करना चाहिए। जी। अगर हमने उसे रिपेयर कर लिया, आपने जो कहा कि लर्निंग ले ली, और लर्निंग लेकर के उसे हमें भूल जाना है। अगर हम उसे भूलेंगे नहीं तो हमारा जो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट को आप स्पेल देखेंगे तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो प्रीसेंट। जी। प्री मतलब पहले से, और सेंट मतलब भेजा हुआ गिफ्ट। अगर आपने पास्ट को रिपेयर नहीं किया तो आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट में आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब पहले से भेजा हुआ गिफ्ट आपको प्रेजेंट में हमेशा चलता रहेगा, जिससे कि आप आपका प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं करेंगे। उस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोचते रहेंगे? पास्ट को, पास्ट की घटनाओं को। और वो कब तक सोचते रहेंगे? जब तक कि आपने उस पास्ट को रिपेयर नहीं किया और वहां से लर्निंग लेकर के आगे नहीं बढ़े। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। प्रीसेंट, प्री PRESENT। प्री मतलब पहले से, सेंट मतलब भेजा हुआ। पहले से भेजा हुआ गिफ्ट जो कि पास्ट की इवेंट है, जो हमें परेशान करता है, प्रेजेंट मोमेंट में हम रह नहीं पाते। जी ठीक है, सर। तो यहां हमें रिपेयर करना है। देन व्हाट अबाउट फ्यूचर? सर भविष्य है जो पता हम्म। ही नहीं है, जो हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। ओके ओके ग्रेट। तो अगर यहां मैं आपको कहूं कि आपने अगर आपके पास्ट को रिपेयर कर लिया है ना, और पहले से जो भेजा हुआ गिफ्ट से वहां से लर्निंग आपने ले ली, तो क्या रहेगा कि आपका प्रेजेंट मोमेंट, आप उस लर्निंग से आगे बढ़ेंगे। और भविष्य को अगर मैं संस्कृत में आपको बताना चाहूं तो भव्य और इष्ट। भव्य मतलब क्या है? बहुत बड़ा, या भविष्य, भव, टू बी हैपन, होने वाला। अगर संस्कृत में आप जाकर के देखेंगे तो भवम भवाती जो वर्ड रहता है, मतलब टू बी हैपन, बहुत बड़ा, भव्य। तो विशाल यूज कर सकते हैं ना? हाँ, विशाल भी यूज कर सकते हैं। यस, वेरी राइट। तो विशाल और इष्ट मतलब क्या होता है? भगवान हमारे ऊपर वाला। भगवान हमारा। तो भगवान ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे का भविष्य दिया हुआ है, जिसको हम अगर प्रेजेंट मोमेंट में जिए तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अब वो प्रिपेयर कैसे करेंगे? वर्तमान में रह करके। वर्तमान में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम जैसे व्रत करते हैं, ओके, जैसे रमजान में लोग उपवास करते हैं। तो व्रत में हम क्या करते हैं? अगर हम शिवरात्रि कर रहे हैं या रमजान में हम रमजान कर रहे हैं 1 महीने के लिए, तो हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम कुछ वो लेते हैं ना, रेजोल्यूशन, कि हम
आज खाना नहीं खाएंगे। और उस जी व्रत का हम क्या करते हैं, मान मतलब सम्मान करते हैं, है ना। रमजान जी में सर। सुबह 5 बजे खाना खाते हैं, शिवरात्रि पे हम जो खाना नहीं खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, व्रत का सम्मान करते हैं। तो अगर हमने हमारी लाइफ में जो वर्तमान है उसका सम्मान किया, तो हमारा जो भविष्य है वो पूरी तरह से उज्जवल रहेगा, और हम उस भव्य प्लस ईस्ट को जो हमें भगवान ने दिया है उसको अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, और बिल्ड करके हमारी लाइफ की जर्नी में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपका जो पास्ट है उसे रिपेयर करना है, आपका फ्यूचर है उसे प्रिपेयर करना है, और आपका जो वर्तमान है दैट इज प्रेजेंट मोमेंट उसको आपका सम्मान करना है। तो आप आपकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से अचीव कर लेंगे। होप दिस स्लाइड इज क्लियर एंड हेल्पफुल। यस सर। यस सर। इस तरह से किसी ने आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताया कभी? नहीं सर। तो ये एक नई लर्निंग है आप लोगों के लिए। आप लोग भी कहीं भी अगर सेशन लें या कहीं भी डिस्कशन करें, तो अगर इस तरह से आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिफाइन किया तो पीपल विल ग्लेड ऑन यू, और वो बोलेंगे कि व्हाट अ ग्रेट नॉलेज यू आर हैविंग। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, पार्टिसिपेशन कीजिएगा, कि आप लोगों ने आंखें बंद करके देखिए कि आपका पास्ट कहाँ है और आपका फ्यूचर कहाँ है और आपका वर्तमान कहाँ है। मतलब मैं आंख बंद करके बोलूं तो आप ये मुझे बताइए कि आपने आपके सिर के चारों ओर आपका पास्ट कहाँ रखा है, फ्यूचर कहाँ रखा है और वर्तमान कहाँ रखा है। एनीबडी जस्ट क्लोज द आईज एंड टेल मी वेयर इज द लोकेशन ऑफ योर पास्ट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ योर फ्यूचर एंड वेयर इज द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वर्तमान में मैं जहाँ हूँ, फ्यूचर मेरा ड्रीम जॉब, आफ्टर दैट लोगों की हेल्थ, पास्ट पीछे निकल गया है जो मेरा पीछे है सिर के, वेरी ये नाइस, चीज। वेरी नाइस श्रुति। एनीबडी एल्स? सर चार्ट को देख के पास्ट लेफ्ट साइड, अभी अभी इस टाइम पे पास्ट लेफ्ट साइड है, फ्यूचर राइट साइड है और प्रेजेंट सेंटर में। Great, great, very nice, very nice. Anybody else? Please participate. This is one of the greatest technique. तो आपको आज से पता लग जाएगा कि आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहाँ रखना है। Anyone more? Sir, I wanna say something. Yes, आस्था। सर मैं लास्ट 6 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो सर मैंने तीनों चीज़ों को एक में, मतलब मेरा पूरा फोकस प्रेजेंट है। आई मीन फ्यूचर के बारे में अगर एक सेकंड भी कुछ थॉट आता है तो मेरा वर्तमान मुझे रोक देता है कि फ्यूचर का सोच के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है आज है वो कर लो। पास्ट का सोचने को एक पल भी आगे माइंड बढ़ता है तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझे रोक देता है कि आज जब तुम्हारा अच्छा है तो पीछे का सोच के उदास क्यों होना। तो सर Correct. मेरे लिए प्रेजेंट ही सब कुछ है। ओके, वेरी नाइस आस्था। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आस्था यू आर आल्सो करेक्ट, बट हमें क्या है कि हमारी जर्नी में हम कभी भी पास्ट को और फ्यूचर को अगर डिफाइन करेंगे, रिपेयर और प्रिपेयर करके सही लोकेशन पे रख देंगे तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जितने भी रेफरेंसेस से हम पास्ट से लेते हैं और वही रेफरेंसेस से हम वर्तमान में डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन हमारा फ्यूचर बिल्ड करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पास्ट हमेशा आपके सिर के पीछे ड्रैग करके, ऐसे टाइमलाइन जो रहती है ना, रोड हाईवे, वैसे आपको ड्रैग करके आपका पास्ट आपके सिर के पीछे होना चाहिए, और उसमें जितनी भी पेनफुल मेमोरीज है वो आपको ड्रैग करके उन्हें डिम कर देना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में, और उन्हें धीरे धीरे आपको भूल जाना चाहिए वहां से लर्निंग लेकर के। और पास्ट की जो अच्छी इवेंट्स है वो हमेशा आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। तो पास्ट की जो पेन है आपको आपके सिर के पीछे रखना है। आपका फ्यूचर जो है वो आपको हमेशा आगे देखना है कि आपकी जो 100 ईयर की लाइफ है वो कैसे जिएंगे, और उस फ्यूचर को आपको डिफाइन करके
आपके माइलस्टोन सेट करना है कि 2022 में मैं क्या करूंगा, 2025, 2030, 2050, और अगर मेरी जो लाइफ 100 ईयर तक चल रही है तो उसमें मैं क्या करूंगा। तो आपका फ्यूचर हमेशा सामने होना चाहिए और पास्ट हमेशा पीछे होना चाहिए। तो क्या रहेगा कि आप वर्तमान जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें हमेशा लाइव रहेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो प्लीज डू दिस एक्टिविटी, और अपने पास्ट की अच्छी इवेंट से उन्हें जो मैंने पहले दिन एक्टिविटी कराई थी उन इवेंट्स को आप याद करके अपनी मुट्ठी बंद करके उन इवेंट्स को हमेशा यहाँ रखिए। दैट इवेंट्स विल ऑलवेज मोटिवेट यू टू मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एक्सक्यूज मी सर। यस दीपिका। सर वन क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि आउटकम और रिजल्ट कैसे आपस में डिफरेंस है, मतलब उनमें क्या डिफरेंट है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसका मतलब हमने इनपुट दिया तो जो हमको मिला वो आउटपुट है, और उसे ही हम रिजल्ट भी बोलते हैं। जो हमको मतलब जो हमने दिया उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता है, तो फिर इन दोनों में आपस में कैसे डिफरेंट हुआ, मतलब डिफरेंस हुआ? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरुआत में ही एग्जांपल दिया आपको कि आउटकम, जैसे आप एग्जाम का बोल रही है ना, तो आपको Yes, अगर sir. एग्जाम में कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, दैट इज योर आउटकम। अगर आपने 90% मार्क्स डिसाइड किए हैं तो वो आपका आउटकम आपने पहले डिसाइड किया है और उसके हिसाब से आप एग्जाम देंगी। बट अगर आपने आउटकम डिसाइड नहीं किया है और एग्जाम दी है तो फिर रिजल्ट कुछ भी आएगा, आपको आउटकम वो एक्सेप्ट करना रहेगा। सर जो चीज हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं वो आउटकम होता है। यस यस, जैसे मुझे अगर एग्जाम में 90% मार्क्स चाहिए तो मैं उसके हिसाब से एफर्ट डालूंगा ना। अगर मैं आउटकम ही डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे 90% मार्क्स नहीं चाहिए तो फिर वो रिजल्ट 50% भी आ सकता है, 60% भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। तो आपने सर ऐसे आउटकम भी तो पहले डिसाइड करना है सर और ऐसे फिर भी तो आपकी सोच जर्नी सकते हैं, चालू करना है। बोलिए। सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि मेरा रिजल्ट मतलब मुझे 99% चाहिए या जो भी है, तो वो मतलब मेरा रिजल्ट इतना ही होना चाहिए, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। बट सोचना नहीं, पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और वहां पर टीसी पूछेगा आपको कहाँ जाना है, तो आप बताएंगे ना कि मुझे भोपाल से इंदौर जाना है तो इंदौर का टिकट दीजिए। आप ये थोड़ी बोलेंगे यस कि मुझे सर, 99% इंदौर का टिकट दे दीजिए, ऐसा यस बोलेंगे सर, क्या? नो सर। है ना। तो यहाँ पर आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और फिर आप जर्नी डिसाइड कीजिएगा कि मुझे कौन सी ट्रेन से जाना है, कैसे जाना है, वो बाद में टास्क आएगा। समझ रही हैं आप? यस सर। है ना। तो ये डिफरेंस है आउटकम और रिजल्ट में। अगर आपने आउटकम डिसाइड नहीं किया तो रिजल्ट फिर जो आएगा वैसे आ जाएगा, उसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर सर आउटकम और गोल फिर सेम हो गए ना? गोल अलग चीज है, गोल आप बनाते हैं वो अलग चीज होती है, वो आउटकम नहीं है। दैट वी विल डिस्कस। मैं आपको 9 स्टेप मास्टरी बताऊंगा आगे, वो हम उसमें ओके डिस्कस सर, करेंगे, है ना। ओके सर। ठीक है, अभी आप इतना ही रखिए कि आपको आउटकम डिसाइड करना है किसी भी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और फिर उस ओके जर्नी सर। में आपको चलना है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइड क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज हम जीते हैं, तो ये वैल्यूज आप अपनी लाइफ में डिफाइन कीजिएगा कि व्हाट आर योर 5 और 10 टॉप वैल्यूज। अगर आपने ये वैल्यूज को डिफाइन कर लिया तो आप आपकी लाइफ में आपकी जर्नी को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो हम क्या है कि जो दीपिका ने अभी क्वेश्चन पूछा ना, तो वो आउटकम को हमें क्यों चाहिए उसका हमें वैल्यूज ही नहीं मालूम है ना। बहुत सारे लोग आउटकम, अगर मुझे जॉब करना है तो मुझे क्या करना है, पैसा कमाना है इसलिए जॉब करना है, बिजनेस करना है तो मुझे पैसा कमाना है इसलिए बिजनेस करना है। हमारी सोसाइटी में एक ही आउटपुट है कि आप अगर बड़े होगे तो आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको क्या करना है, पैसा कमाना है। तो हमारी सोसाइटी ने एक बिलीफ दिया हुआ है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज जो रहती है, इन वैल्यूज को जीते नहीं है, और इन वैल्यूज को हमें सही डायरेक्शन में जीना है। तो अगर यहां पर मैं
आपसे पूछूं कि आपकी टॉप 5 या टॉप 3 वैल्यूज क्या हैं, तो कैन वन वॉलंटियर, कोई भी एक? सर बीइंग ऑनेस्ट, इंटीग्रेट होना खुद के साथ सबसे बड़ी चीज है। देन विथ योर जॉब, भले आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एज ए स्टडी, अगर आप कल के दिन जॉब कर रहे हो तो एज ए ऑफिसर और वर्कर, मतलब जो भी हो। एंड अकाउंटेबल, अपने प्रति भी और दुनिया के प्रति भी, स्टडीज के प्रति भी, आप जो भी है, अगर टीचर है स्टूडेंट के प्रति, आप ऑफिसर हैं तो जनता के प्रति, अगर एज ए स्टूडेंट है तो आप अपनी स्टडी के प्रति, वो सबसे बड़ी चीज है मेरी लाइफ में। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ओके, थैंक यू श्रुति। बट जी ये क्या आपकी लाइफ की टॉप 5 वैल्यूज है? आप इन्हीं प्रायोरिटी को अभी जी रही हैं क्या? तो ऑनेस्ट तो हूँ मैं अपने साथ भी और फैमिली के साथ भी, अकाउंटेबल भी हूँ अपने साथ, क्योंकि अगर ये चीज नहीं रखूंगी तो प्रिपरेशन उसी रूटीन से नहीं कर सकती, और इंटीग्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। तो आपने 2 वर्ड बोले श्रुति कि मैं ऑनेस्ट हूँ अपने साथ भी और फैमिली के साथ भी। जी तो आपकी जो टॉप वैल्यूज आप जी रही हैं, दैट इज जी फर्स्ट वैल्यू इज योरसेल्फ। आप अपनी हेल्थ और अपने लिए जी रही है। जी सेकंड, आप फैमिली के लिए जी रही हैं। जी और जो भी आप काम करेंगे उसको जी आप प्रोफेशन बनाएंगी तो आपकी 3rd प्रायोरिटी है। उससे आप पैसा कमाएंगी तो आपकी 4th प्रायोरिटी है। और उससे आप सोसाइटी की हेल्प करेंगी उस प्रोफेशन से, वो आपकी 5th प्रायोरिटी है। जी आपको आपकी वैल्यूज इस तरह से जीना है। जी हम हमारी वैल्यूज को अनस्पेसिफिकली जी रहे हैं। जी स्पेसिफिकली आपको आपकी वैल्यूज डिफाइन करना है और उन्हीं वैल्यूज को आपकी रियल लाइफ में आपको जीना है, डे इन जी एंड डे आउट। और अगर वो टॉप 5 वैल्यूज आपकी आप अगर जी रहे हैं तो उसके बाद आप नई वैल्यूज को ऐड कर सकती हैं, जी सर, है ना? जी तो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने इन्हें सही तरीके से जिया और इनका जो हायरार्की सिस्टम है उसको 1st, 2nd, 3rd, 4th, जी 5th, 6th वो प्रायोरिटी पे रखा तो हम हमारी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। जी। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ इस वैल्यूज के लिए। जो हम वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज एक्चुअल में वो चीज है, ऑनेस्ट होना वैल्यूज है कि सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, वो चीज वैल्यू होगी? देखो, वैल्यूज इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैल्यू जी का जो मीनिंग है दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? तो मैं वैल्यूज में आपको ये जी बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। जी सबसे पहले अगर आप हेल्दी रहेंगी तो ही आप सारे परफॉर्मेंस दे पाएंगी, जी है ना? आप अगर हेल्दी हैं और आपका जो इन्वायरमेंट है, मतलब आपकी फैमिली है, वो आपको जी सपोर्ट करना चाहिए कि आप आईएएस क्रैक करें। जी उसको क्रैक करने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिकॉज बगैर जी पैसे के आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जी एमबीए कर रही हैं, एग्जाम के लिए भी पैसा रहेगा, तो वहां पर आपको फाइनेंस लगेगा। वो क्रैक जी करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप स्किल ऐड कर रही हैं, तो आप एमबीए भी कर रही हैं, तो आप स्किल वहां पर ऐड कीजिए। स्किल ऐड करने के बाद आप आईएएस क्रैक करेंगी तो आपका प्रोफेशन वहां मिल जाएगा। प्रोफेशन मिलेगा तो उससे जो आप चाहती हैं, जो कंट्रीब्यूशन, वो सोसाइटी को हेल्प कर पाएंगी, कंट्रीब्यूट कर पाएंगी विद ऑनेस्टी। जी सर, तो आइडियली आपको आपकी वैल्यूज को इस तरह से अलाइन करना है, जी देन यू कैन लिव योर लाइफ कंफर्टेबली। यस सर, किसी इंसान की अगर प्रायोरिटी आप देखेंगे पैसा है तो उसको मेंटल पीस कभी भी नहीं मिलेगा। वो पैसे के जी लिए ही जीवन भर भागता है और भागता ही रहता जी है ना? तो उसको मेंटल पीस कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा ही उसके लिए सब कुछ रहेगा। सर फिर इसी से एक और क्वेश्चन अराइज हुआ। आपके सेकंड डे या थर्ड डे का लेक्चर मैंने इस टाइम पूछा था, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का एक क्वेश्चन पूछा था। फिर तो सर बिजनेसमैन की लाइफ तो कभी पीसफुल रहती ही नहीं होगी। मुकेश अंबानी को जो देखिए, रतन टाटा जी को देखिए, आप बिरला जी को देखिए, उनकी लाइफ पूरी पीसफुल है। सर उनका तो एम ही ये रहता है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए, नहीं हमें इतना पैसा चाहिए, इतना टर्नओवर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। They also contribute to the society.
मुकेश अंबानी अभी फ्री में गैस सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन, जी दे आर कंट्रीब्यूटिंग ना। जी सर वो तो तब हुआ ना जब वो उनका पहला जो वैल्यू थी पैसा कमाना, उसके बाद अगर उन्होंने अचीव कर ली उसके बाद अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टाटा मैं वही जो बोल रहा हूँ ना कि हम अभी आउटकम दूसरे पे जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वैल्यूज आप डिफाइन कीजिए ना, कि अभी आपकी वैल्यूज क्या हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होना चाहिए अभी, यस सर, आपका जो स्टडी आप कर रहे हैं उसमें आप सिंसियर होना चाहिए, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको स्टेबल होना है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देना है, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके यस तो सर, मैं अभी आपकी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, आप उसके बियॉन्ड मत जाइए श्रुति, जी सर, है ना। अभी हमें आईएएस क्रैक करना है, उसकी जर्नी बनाना है। जी अभी सर, हम जी भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, फिर इंदौर से बंबई जाना है, वो हम डिसाइड बाद में करेंगे, जी सर, ठीक है। तो अभी जर्नी जी पे आप चलना चालू करिए, उस जर्नी को जी कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, जी ठीक है। जी Got सर, it? जी सर, चलो, तो ये आप आपकी वैल्यूज डिफाइन कीजिएगा ना। जी सर, थैंक यू कमरान फॉर योर गुड इनपुट, थैंक यू श्रुति फॉर ग्रेट पार्टिसिपेशन। जी थैंक सर, यू सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डू यू नो व्हाई बिग ब्रांड्स फेल? ये ब्रांड्स मैं आपको बताता हूं जो फेल हुए हैं, बिकॉज दे रजिस्ट टू चेंज विद टाइम। आज का जो पेंडेमिक पीरियड है, अगर ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से चेंज नहीं किया तो वो फेल हो गए। देखिए, नोकिया फेल हुआ, कोडेक फेल हुआ, बिग बाजार फेल हुआ, फियाट फेल हुई, एम्बेसडर कार जो है वो फेल हुई। ये ब्रांड ऐसे हैं जो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, तो आज की डेट में देखिए कि ये मार्केट से खत्म हो रहे हैं। बिग बाजार आज रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीद लिया है, क्योंकि बिग बाजार अभी तक यही सोच रहा था कि जो फिजिकल आउटलेट है वहीं से ही मैं बिजनेस करूंगा, और उसका जो लार्ज साइज फॉर्मेट है वो इतना उसको महंगा पड़ा कि आज खत्म हो गया। उसके कंपटीशन में आप देखिए कि मेट्रो आ गया, बिग बास्केट आ गया, जियो मार्ट आ गया, वो इतना आगे निकल गए कि आज उसकी हालत ऐसी हुई कि उसे रिलायंस को बेचना पड़ा। टाइम के साथ नोकिया चेंज नहीं हुआ, जबकि नोकिया 2000 का नंबर 1 ब्रांड था। नोकिया के अलावा मार्केट में कुछ बिकता ही नहीं था, और आज आप देखिए कि देयर इज नो नोकिया इन द मार्केट। नोकिया खत्म हो चुका है। कोडेक अगर फोटोग्राफी में कहूं तो 90s में और 2000 में मार्केट लीडर था, बट उस समय के साथ चेंज ही नहीं हुआ तो मार्केट से गायब हो चुका है। फियाट एंड एम्बेसडर, जनरल मोटर्स अमेरिका की नंबर 1 कंपनी थी, आज देखिए वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इंडिया में आप देखें कि ये 2 कारें ही थी जो चलती थी, और आज की डेट में देखिए कि इन दोनों कारों का नामो निशान नहीं। तो ये क्या है कि टाइम के साथ इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो ये मार्केट से आउट हो गए। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी का जो टाइम है, जो पास्ट था, जिस तरह से लोग करते आ रहे थे, जिस तरह से जर्नी जी रहे थे, वो जर्नी आप अभी उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आप आगे की जर्नी उस तरह से नहीं चल पाएंगे या जी पाएंगे, जो कि करंट सिनेरियो में पूरी तरह से चेंज हो गई है। और आने वाले 5 साल और 10 साल में चीजें और भी चेंज होगी, और चीजें बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन पे, रोबोटिक मोड में, और बहुत सारी चीजों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन में जाएगी। तो अगर आप अभी सोचते हैं कि आप ट्रेडिशनल वे में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं पढ़ करके और उसके बाद एग्जाम की तैयारी करूंगा, या एग्जाम या इंटरव्यू देकर करके मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा, तो उस पैटर्न में आप मत आइएगा। आप अभी से ही फ्यूचर को प्रिपेयर करना चालू कर दीजिएगा, तो आपका जो जर्नी है वो बाकी लोगों से आगे निकल जाएगा। तो क्या होगा कि व्हाई बिग ब्रांड्स सक्सीड? बिकॉज दे आर रेडी टू चेंज विद टाइम एंड डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स। आप देखिए, एक एयरटेल ही ऐसा ब्रांड है जो टेलीकॉम में सस्टेन कर पाया है और रुका है, बाकी वोडाफोन, आइडिया स्टिल स्ट्रगलिंग, जबकि दोनों इंडिया के टॉप प्लेयर थे। बट एयरटेल ने क्या किया कि पास्ट की लर्निंग ली, और जब जियो आ रहा था तो उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, और वो सस्टेन कर गया उस पूरे डिफिकल्ट टाइम में। टोटल इंडिया में 5 कंपनियां बंद हुई जो कि बड़े बड़े ब्रांड के साथ थी। टाटा, रिलायंस, एयरसेल, टेलीनॉर, इतने बड़े बड़े बिग ब्रांड जो थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए मार्केट से। तो क्या हुआ कि उन्होंने पास से लर्निंग नहीं ली, वर्तमान को ठीक नहीं किया और फ्यूचर को प्रिपेयर नहीं किया, तो उन्हें
मार्केट से जाना पड़ा, बट एयरटेल टिका रहा। जब तूफान आता है तो जिसकी नींव मजबूत होती है वो पेड़ कभी नहीं गिरता है, लेकिन जिसकी नींव कमजोर होती है वो खत्म हो जाता है। सेकंड ब्रांड में बताता हूं कि सैमसंग। आज इतने ब्रांड चाइना के आए, वीवो आया है, एमआई आया, ओप्पो आया, कितने सारे ब्रांड्स आए, लेकिन सैमसंग टिका रहा। और सैमसंग ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी यूनिकनेस को कंटिन्यू करा और आज भी सैमसंग मास मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ में एप्पल एक अलग कैटेगरी है जो हमेशा एक प्राइम कैटेगरी रही है, बट सैमसंग इस कंपटीशन में इसलिए टिका रहा क्योंकि उसने अपने आप को समय के साथ चेंज कर लिया और वो इन चाइनीज ब्रांड के सामने स्टैंड कर गया। जितने भी इंडियन ब्रांड थे वो सारे खत्म हो गए। आप माइक्रोमैक्स ले लो, लावा ले लो, कोई भी कंपनी आज की तारीख में टिक नहीं पाई। थर्ड ब्रांड में बताता हूं कोलगेट। पतंजलि का जब दंत क्रांति आया था तो कोलगेट की सेल में 10 से 15% का डिप आ गया था और पूरी तरह से उसका मार्केट शेयर खत्म होने लग गया था। बट उस समय में उसने अपने आप को परेशान नहीं होने दिया और उसने क्या किया, डिफरेंट नए क्रिएटिविटी और इनोवेशन करके दंत क्रांति जैसा ही एक प्रोडक्ट दे दिया और अपने टीवी एड कमर्शियल को उसने बहुत तेजी से इंक्रीज कर दिया। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि कोलगेट का जो मार्केट शेयर था वो पूरी तरह से गेन कर लिया और अब वो ग्रो कर रहे हैं उस मार्केट शेयर। थर्ड ब्रांड में बताता हूं जियो। मैं आप लोगों को जियो कहूंगा फ्यूचर के, कि आप जियो के जैसा अपने आप को बनाइए कि पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि सोना तपता है जब पूरी तरह से उसको उसका जो स्वरूप है लाने के लिए, तो अभी आपका टाइम ये है कि जियो ने 4 साल जो पूरी तरह से मेहनत की उसको लॉन्च करने में, मुकेश अंबानी जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से हूँ, तो मुकेश अंबानी जी हर वीक जितने भी इंडिया के 22 सर्कल्स हैं, स्टेट्स हैं, उन स्टेट हेड से रेगुलरली बात करते थे और एक एक लोकेशन, एक एक टाउन में जियो का कवरेज कैसा है, स्पीड कैसी है, उसको मॉनिटर करते थे। और उन्होंने 3 साल तक इस चीज को मॉनिटर किया और जब तक उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि अब मैं मेरी सर्विसेज दे सकता हूं मास को, उसके बाद उन्होंने वो सर्विसेज लॉन्च की और देखिए आज की डेट में वो ब्रांड पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। तो आप फ्यूचर के जियो हैं और आपको पूरी तरह से अपनी जर्नी में पूरी तरह से सोने की तरह तपना है और डीप डाइव करना है। मुकेश अंबानी अगर चाहते तो चीजों को डेलीगेट कर सकते थे, ही हैज गॉट अ बिग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बट उन्होंने खुद से वो चीज करके चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रखा और आज देखिए कि इंडिया का ये बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है। तो आउट ऑफ 3 इंडिया का ये नंबर 1 नंबर 2 ब्रांड में आज काउंट होता है। थर्ड इज मारुति सुजुकी। ये ब्रांड कितनी ही चीजें आई लेकिन इसने भी अपने आप को पूरी तरह से संभाल करके रखा और जैसे ही किया आया या जो नए नए ब्रांड्स बाकी कंपनियों ने लॉन्च किए उसके अकॉर्डिंगली ये ब्रांड पूरी तरह से सक्सेस हो गया। यहाँ मैं कहूंगा कि जो होंडा है, होंडा अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया और उसकी डिपेंडेंसी होंडा सिटी या होंडा अमेज कार पे रही और उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मारुति ने जैसे ही देखा कि किया करके नई गाड़ी आ रही है या और भी नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो मुझे कंपटीशन देंगे, फोर्ड आ रहा है जो मुझे कंपटीशन देगा, तो यहाँ पर उसने क्या किया कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का एक सेगमेंट बना दिया और एक नेक्सा करके प्रीमियम ब्रांड बना दिया जिसमें कि उसने 2 जगह से अपने माल को बेचना चालू किया और क्रॉस सेलिंग चालू कर दी। तो आज की डेट में मारुति अपने आप को स्टैंड कर पा रही है इस कंपटीशन में भी। एंड थर्ड इज बजाज। यस, बजाज आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की बजाज का स्कूटर मतलब इंडिया में एक प्राइड हुआ करती थी कि मेरे पास बजाज चेतक है, मेरे पास बजाज सुपर है, ऑल्दो उसको झुका के चलाना पड़ता था, लेकिन बजाज का स्कूटर होना एक प्राइड हुआ करती थी उस जमाने में जब 2000 में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर राहुल बजाज ने जब इस कंपनी को टेक ओवर किया उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्कूटर नहीं बनाएंगे एंड वी विल बी पायनियर इन बाइक मेकिंग। आप सोचिए कि जो ब्रांड इतना एस्टेब्लिश था, नंबर 1 था और पूरी तरह से मार्केट लीडर था, वहां ये डिसीजन लिया गया एक नई जनरेशन के जो उनके सन थे उन्होंने, और पूरी तरह से बाइक पर अपनी
पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वहां से आप देखिए कि आज वर्ल्ड वाइड बाइक मैन्युफैक्चरिंग में बजाज इज नंबर 1। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको रियल जो कंपनीज ने अपने आप को टाइम के साथ चेंज किया और वो अपनी जर्नी को सक्सीड हो गई, वो मैंने बताया यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों ये कंपनियां क्या करती है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट एडॉप्टिव कर्व रहता है, या मैं इसको कहूंगा कि हमारा जो माइंड रहता है, कोई भी नई चीज आती है तो उसको लेने के लिए जो 2.5% लोग हैं वो इमीडिएटली स्विच कर जाते हैं। कोई भी नया ब्रांड आता है तो इमीडिएटली लोग स्विच करते हैं, और इसके बाद इनोवेटर के बाद जो कैटेगरी आती है वो अर्ली एडॉप्टर की आती है। तो अभी की सिचुएशन में मैं आपको कहूंगा कि आपको इनोवेटर होना चाहिए और अर्ली एडॉप्टर होना चाहिए। इस सिचुएशन में अपने आप को आप किस तरह से आगे आपकी जर्नी में लेकर के जाएंगे, और इसके बाद वाली जो कैटेगरी रहती है वो अर्ली मेजॉरिटी लेती है, लेट मेजॉरिटी रहती है, और लेगार्ड्स रहते हैं जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो जर्नी अभी यहाँ पर चल रही है उसमें आप एक तो इनोवेशन कीजिए आपकी जर्नी में। आप जो MBA कर रहे हैं, जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप इनोवेट कीजिए कि इस जर्नी को मैं कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ूं और अर्ली एडॉप्टर बनूं, टेक्नोलॉजी का जो भी रिसोर्सेस हैं उनको लेकर के आऊं, तो आप आपकी जर्नी में पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फ्रेंड्स। एंड देन आपको लाइफ में ये 3 चीजें याद रखना है कि कोई भी सिचुएशन आ रही है, जैसे बजाज ने, जियो ने, एयरटेल ने स्मेल कर लिया उस चेंज को, एक्सेप्ट कर लिया उस चेंज को, और एक्ट उन्होंने टाइमली कर लिया, तो वो आज की डेट में सरवाइव कर गए, बाकी लोगों को बाहर निकलना पड़ा। यस फ्रेंड्स। और उन्होंने क्या किया कि पहले चीजों की लर्निंग करी, देन उन चीजों को लीव किया। लीव मतलब एक्सपीरियंस किया कि अगर जियो आएगा तो एयरटेल ने पूरा अपना नेटवर्क बैंडविड्थ है उसको बढ़ाना चालू किया, इन्वेस्टमेंट को पंप इन किया और पूरी तरह से लीव इट किया, एक्सपीरियंस किया, एंड देन आज वो पास इट ऑन टू द वर्ल्ड करते हैं। नॉर्मली हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं दोस्तों कि चीजों को हम लर्न करते हैं और उसे लीव और एक्सपीरियंस नहीं करते हैं पर्सनल लेवल पे, और हम दुनिया को देने के लिए चले जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। तो आपकी इस जर्नी में आप जो भी काम करें, उस काम में, उस जर्नी में आप उस काम को अच्छे तरीके से सीखिएगा, उसे लीव कीजिएगा, मतलब अपने आप के ऊपर एक्सपीरियंस कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, और एक्सपीरियंस करने के बाद उसे फील कीजिएगा, और उसके बाद आप दुनिया को देने जाइएगा। देन ओनली आपको उस जर्नी में मजा आएगा। आप जो दुनिया के लोग करते हैं, लर्न इट और पास इट ऑन टू द वर्ल्ड, वैसा मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस जर्नी में आपको सक्सेस कैसे हासिल करना है, कैसे ये सारे ब्रांड से या कैसे लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 6C प्रिंसिपल है जो सक्सेस में फॉलो होता है। तो अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आप पूरी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर पहला जो प्रिंसिपल है उसमें आपको करना है कमिटमेंट। पहला प्रिंसिपल है उसे कमिटमेंट करना है, और कमिट करके आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ना है। मतलब अगर श्रुति को IAS करना है, या आप में से बाकी जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब करना है, या कॉलेज में मतलब आगे जाकर के प्राइवेट जॉब करना है या बिजनेस करना है, तो आप अभी से ही कमिट कीजिए कि मुझे ये काम करना है। वंस यू कमिट योरसेल्फ, आपने अगर अपने आप से कमिटमेंट किया तभी उस जर्नी को आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कमिटमेंट जैसे ही करेंगे तो आपके अंदर एक करेज आएगा उस काम को करने के लिए, आपके अंदर एक हिम्मत आएगी, है ना। जैसे हम कमिट करते हैं कि मुझे सुबह उठना है, तो हमारे अंदर एक करेज आता है कि यस आई वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे जिम जाना है तो हमारे अंदर एक करेज रहता है, यस आई वांट टू गो टू जिम। तो जैसे ही आपने कमिटमेंट किया अपने आप से, आपके अंदर करेज आएगा, और जैसे ही करेज आएगा आप क्या करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करेंगे, आप अपने स्टेमिना को बिल्ड करेंगे। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप आपके स्टेमिना को बिल्ड करते हैं, और जैसे ही आप आपके कैपेबिलिटी को बिल्ड करेंगे आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस
जिम जाने के बाद मैंने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है। शुरुआत में 15 मिनट एक्सरसाइज कर पाता था, अभी मेरी जो स्टेमिना मैंने डेवलप किया है, मेरी कैपेबिलिटी बढ़ी है, अब मैं 1 घंटे तक जिम कर सकता हूँ। तो वहां पर आपने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि उस काम को आपने कमिट किया था, आपने करेज डेवलप किया था, आपने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई थी, मतलब स्किल बढ़ाई थी, आपकी एबिलिटी बढ़ाई थी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस काम को करने के लिए कंसिस्टेंट हो जाते हैं, और जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तब आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं, और जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका कमिटमेंट फुलफिल हो जाता है। तो आपकी इस जर्नी में ये जो 6C प्रिंसिपल है, इसे आप फॉलो कीजिए कि मैं कमिट करता हूं कि मुझे ये जर्नी जो मेरी स्टडी की चल रही है, इसमें मैं आगे बढ़ूंगा। आप करेज डेवलप कीजिए कि इसको मैं किसी भी तरह से हासिल करूंगा। उसके लिए आप कैपेबिलिटी बिल्डअप कीजिए। कैपेबिलिटी जैसे ही बिल्डअप होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर पाएंगे, और कंसिस्टेंटली आप उस काम को करेंगे तो आप उस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमने गाड़ी चलाना सीखा, तो हमने आज किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं आता गाड़ी चलाने में। सुबह उठ करके हम ब्रश करते हैं तो कोई चैलेंज नहीं आता। हाँ, जब ब्रश हमें कहा जाएगा कि लेफ्ट हैंड से करो तो हमें चैलेंज आएगा। तो इस तरह से आप ये 6C प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, और जो भी आपकी जर्नी का आउटकम है उसे ये 6C में आप रखिए, और आप पूरी तरह से उस जर्नी को फॉलो कीजिए। ओके, देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 लोग जिन्होंने ये 6C प्रिंसिपल को फॉलो किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, E = mc²। उन्होंने पूरी तरह से अपना जो एफर्ट से वो इतना कंटिन्यू रखा कि आज की डेट में वो वर्ल्ड के नंबर 1 साइंटिस्ट अभी भी हैं। और इन्होंने अपना जो सबकॉन्शियस माइंड था, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने हाईएस्ट यूज किया था उस सबकॉन्शियस माइंड का। रेशियो अगर मैं आपको कहूं तो ऑन एन एवरेज जो आम इंसान है वो 0.002 कुछ प्रतिशत ही अपने माइंड का उपयोग करता है। जो मैंने आपको कहा था 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय अपने माइंड का 10% यूज किया था। फिगर माइट बी वेरी, बट आज की डेट में देखिए कि वो किस तरह से उनकी सारी चीजें हम हमारी रूटीन लाइफ में जी रहे हैं। सेकंड फोटो है थॉमस एडिसन। इन्होंने दोस्तों जो बल्ब का आविष्कार किया, उसके लिए इन्होंने 999 टाइम फेल्यूर फेस करना पड़ी इनको। तो इनसे लोगों ने पूछा कि अगर 999 बार आपने ये काम किया और आप फेल हो गए हैं, तो आप अभी भी इस जर्नी को कंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं? तो दोस्तों मानिए उनका जवाब क्या था। उन्होंने कहा कि मैंने 999 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, और अब मुझे मालूम है कि वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि वहां मुझे फेल्यूर मिली है, और अब मेरी जर्नी में मैं जो नया एक्सपेरिमेंट करूंगा उस पर मैं बल्ब को डिजाइन कर लूंगा। तो वो 999 टाइम वो एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो 1000वीं बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो दोस्तों जो हम हमारे जीवन में उजाला देख रहे हैं वो इन्हीं की देन है, थॉमस एडिसन। टेस्ला आप देखिए कि दोस्तों किस तरह से एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार को जनरेट किया, और आज देखिए कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिए कि एक इनोवेशन कैसे क्रिएट किया, और इलेक्ट्रिक कार को उन्होंने पूरी तरह से एक अलग कैटेगरी में डेवलप कर दिया। और आप देखिए कि आज से 10 साल के बाद इस अर्थ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार चलेगी, देयर इज नो डीजल एंड पेट्रोल। तो यहां मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मुकेश अंबानी जी का, कि उन्होंने चेंज को पहले ही स्मेल कर लिया और पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट कर लिया। तो आप देखिए कि अब रिलायंस इंडस्ट्री की जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल डीजल या उस पर नहीं रहेगी। आप देखो कि उन्होंने अपने एम्पायर को अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं कि किस तरह से आपको सेंस करना है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और पहला हवाई जहाज जो राइट ब्रदर्स थे, उनको लोगों ने कहा था, उनकी मजाक उड़ाई थी, और लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई हवाई जहाज उड़ेगा क्या। लेकिन दोस्तों उन्होंने वो हवाई जहाज बनाया और उड़ाया भी। आई थिंक 1903 की बात है ये। तो ये 6C प्रिंसिपल को इन लोगों ने फॉलो किया, कमिट किया, करेज किया, कैपेबिलिटी डेवलप की,
कैपेबिलिटी डेवलप करने के बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने डेवलप करके उस चीज को पूरी तरह से कंटिन्यू किया। तो आप देखिए कि इन लोगों ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट जनरेट किए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हमें आउटकम क्यों चाहिए। तो व्हाट डू यू वांट, ये आपको अगर क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो आउटकम आर डिफरेंट फ्रॉम टारगेट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, because outcome meets certain condition to make their realistic, motivating, achievable figure। तो यहां पर आउटकम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका आउटकम जो रहेगा उसमें क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, 90% मार्क लेकर के आना है, या मेरा वजन मुझे 70 किलो से 60 किलो लेकर के आना है ना। तो वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। देन आउटकम में आपका ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट इज डिफरेंट, बट एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं वो आपका आउटकम क्लियर होना चाहिए। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको आपका टास्क डिसाइड करना है। तो टास्क में क्या आएगा कि व्हाट यू डू टू गेट व्हाट यू वांट। आपका टास्क क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा जिससे कि मुझे मेरा आउटकम मिले। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अगर मुझे वजन कम करना है तो मुझे उस आउटकम को अचीव करने के लिए मुझे या तो जिम जाना है, या मुझे रनिंग करना है, या मुझे योगा करना है। तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे कि आपका आउटकम रिजल्ट आए। जैसे आप भोपाल स्टेशन पे गए तो आप वहां जाकर के ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या टैक्सी से जाएंगे, ये आपका टास्क क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। देन डोंट टास्क अंटिल यू गेट योर आउटकम। आप टास्किंग मत कीजिएगा जब तक कि आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि मुझे भोपाल स्टेशन जाकर के इंदौर जाना है। वो जाने के पहले ही आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इंदौर जाना है। वहां जाकर के आप ये डिसाइड मत कीजिएगा कि मुझे सीओर जाना है, तो दैट विल नॉट फुलफिल योर आउटकम जर्नी। देन आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप पहले ही आइडेंटिफाई कीजिए। द गैप बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें आप डिफाइन कीजिए कि अभी आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए, है ना। अभी आपका वजन 70 किलो है और आपका जो वजन है वो आपको 60 किलो करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैप कितना है। गैप इज 10 kg। यू शुड बी वेरी क्लियर। और उसके बाद आपको आपकी जर्नी क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर गूगल मैप में हम एक चीज डालते हैं, दैट इज योर करंट लोकेशन, और दूसरी चीज हम क्या डालते हैं, व्हाट इज माय डिजायर लोकेशन। तो फ्रेंड्स, हमें कितना ट्रस्ट है कि जैसे ही हम गूगल मैप में हमारी करंट लोकेशन डालते हैं और डिजायर लोकेशन डालते हैं, और वो गूगल मैप हमें वहां लेकर के चला जाता है। तो ऐसा गूगल मैप हम हमारे माइंड में क्यों नहीं डालते? अगर ये गूगल मैप हमने हमारे माइंड में डाल दिया तो आप देखिएगा कि आपकी जर्नी में आप जाना चाहेंगे, वो माइंड आपको लेकर के जाएगा। तो यू शुड पुट योर करंट लोकेशन एंड योर डिजायर लोकेशन, दैट इज इन नेक्स्ट जर्नी, व्हाट इज योर प्रेजेंट स्टेट एंड व्हाट इज योर डिजायर स्टेट। और उस डिजायर स्टेट को आपको जब आगे बढ़ना है तो वहां पर आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए वो आपको डिफाइन करना है ना। प्रेजेंट स्टेट मेरी भोपाल है और मुझे जाना इंदौर है, तो मुझे रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए इंदौर जाने के लिए। घर से मुझे ऑटो से या कोई छोड़ेगा, वो स्टेशन जाऊंगा या एयरपोर्ट जाऊंगा, तो मुझे ऑटो एक रिसोर्स चाहिए। वहां जाकर के मैं डिसाइड करूंगा कि बस स्टैंड जाऊं कि ट्रेन जाऊं, तो वहां पर मुझे सेकंड रिसोर्स ट्रेन या बस चाहिएगा। तब जाकर के मैं मेरी डिजायर जो स्टेट है इंदौर में पहुंच पाऊंगा। तो आप ये अपनी प्रेजेंट स्टेट को बड़े ही क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए, आपकी डिजायर स्टेट को बड़े ही क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए, और इस जर्नी में आपको चलने के लिए आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए। जैसे श्रुति, आपकी प्रेजेंट स्टेट है कि आपको आगे बढ़ना है आईएएस के लिए, आपका डिजायर स्टेट क्लियर है, तो अब उस जर्नी में आपको क्या देखना है कि मुझे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। जी सर। देन
आप उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे एंड उसमें आपको आउटकम थिंकिंग क्वेश्चन करना है कि व्हाट एम आई मूविंग टूवर्ड्स। मतलब उस जर्नी में अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरी डिजायर जो स्टेट है आईएएस की वो क्लियर है कि नहीं। व्हाई एम आई मूविंग, मेरी वैल्यूज क्या हैं, जो मैंने श्रुति आपको वैल्यूज बताई। व्हाई आई एम Yes, मूविंग, श्रुति को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे उसका आउटकम पता है ना, बट others can also relate with their outcome. Why I am moving and how will I get there? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप वहां पहुंचेंगे आईएएस की जर्नी में तो आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। एंड देन व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है फ्रेंड्स कि हम कंटिजेंसी प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी हम कैरी नहीं करते हैं। जब भी हम जर्नी में जाते हैं तो दोस्तों हम पानी की बोतल लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग है कि अगर मुझे 12 घंटे की जर्नी करना है तो हम अगर मुझे पानी नहीं मिला तो पानी की बोतल में कैरी करूंगा और खाना लेकर के जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जब हमारी करियर की पॉइंट की बात आती है तो हम यहाँ पर ये दो चीजों को अवॉइड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका रिस्क मैनेजमेंट और कंटिजेंसी प्लानिंग जो है एक्सक्यूज मी उसको पूरी तरह से रखें कि अगर कुछ गलत हुआ, ठीक है, मैं भोपाल से इंदौर के लिए निकला लेकिन रास्ते में जाम लग गया, तो अगर आपका पहुंचना जरूरी है तो उस जाम से निकल करके आपके पास दूसरा कोई प्लान होना चाहिए उस जर्नी में आगे बढ़ने का। अगर जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं कि अगर रोड का कहीं काम चल रहा होता है, पुल का काम चल रहा होता है, तो वहां पर एक डायवर्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको उस डायवर्शन को यूज करके और फिर से अपने जर्नी पर वापस आना है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन प्रॉब्लम थिंकिंग में आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि व्हाट इज रॉन्ग, अभी मैं जिस जर्नी पे चल रहा हूं इसमें क्या गलत है जो मुझे ठीक करना है। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन गोइंग, ये जो गलती है मैं कब से कर रहा हूं या कब से कर रही हूं। श्रुति आपका जो लेजीनेस है वो यहाँ पर आपको क्लियर करना रहेगा। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट, उसको करेक्ट करके आपने लर्निंग क्या की। व्हेन डिड इट स्टार्टेड, ये जो आपका जो पैटर्न है वो कब से स्टार्ट हुआ है। एंड व्हाट डू वी विश टू अचीव, हमें चाहते क्या है इस जर्नी में। एंड whose fault it is, ये किसकी गलती है जिसके कारण मुझे वो प्रॉब्लम थिंकिंग आ रही है। एंड why haven't I have not solved it till now, ये प्रॉब्लम थिंकिंग क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर वे में अपने आप को लेकर के आना है। तो यहाँ आउटकम की मैं 9 स्टेप मास्टरी आपको बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हेल्थ का, आप यहाँ पर आपके करियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप आपके जॉब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप आपके मनी गोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में आउटकम आपको चाहिए वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो आउटकम जो रहेगा उसका पहला स्टेप है, उसका जो आउटकम का रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ मैंने हेल्थ से कंपेयर किया है, तो यहाँ मैंने एक पिक्चर में आपको बताया है कि अभी उसकी हेल्थ इतनी है और उसको डिजायर आउटकम वो चाहिए। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है कि उसका अभी वजन 70 किलो है और उसको डिजायर आउटकम जो चाहिए वो 60 किलो चाहिए। ओके, तो इस जर्नी में अब 60 किलो चाहिए और वो डिसाइड भी कर लिया मैंने आउटकम और उस जर्नी पे मैं चल भी गया, बट मुझे पता कैसे लगेगा कि वो आउटकम मैं अचीव कर रहा हूं, उसके एविडेंस मुझे दिखना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच बीच में आप एग्जाम या टेस्ट देते रहे ताकि आपको पता लगे कि आपने जो स्टडी अभी तक की है उसमें आप सक्सेस या रिजल्ट आपको कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एविडेंस चेक करना है कि यू आर सक्सीडिंग और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरा वजन 70 किलो है तो वो कम हो रहा है कि नहीं। तो 70 से 68, 68 से 66, 64, 62, 60, तो मुझे पता लगा कि यस इस जर्नी में आई एम सक्सीडिंग। थर्ड चीज यहां आएगी कि वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मुझे वजन कम करना है, मैंने डिसाइड भी कर लिया
कि मुझे 60 किलो वजन लेकर के आना है, लेकिन मैंने कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की। तो आपको ये टाइमलाइन डिसाइड करना है कि मुझे कब तक ये वजन को कम करना है। तो मैंने एग्जांपल लिया कि 6 महीने में करना है। ओके, तो व्हेन यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए कि कब तक मुझे काम को कंप्लीट करना है ना। आपका टाइमलाइन होना चाहिए। वेयर मतलब कहां पर आप इस काम को कंप्लीट करेंगे। आप जिम जाएंगे, आप योगा करेंगे, आप रनिंग करेंगे, आप डाइटिंग करेंगे। तो वेयर कहां पर इस काम को आप परफॉर्म करेंगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेयर। एंड थर्ड चीज यहाँ क्लियर होना चाहिए कि आप किन के साथ ले रहे हैं। आपका कोई ट्रेनर है, आपका कोई योगा टीचर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रोल मॉडल है जिसको कि आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। एंड देन इसके बाद आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए इस आउटकम को अचीव करने के लिए। मतलब वो रिसोर्सेज बड़े क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में जिम के बाकी के साधन आप हैं कि नहीं, वो जाकर के आप चेक कीजिए। कौन कौन से लोग आपको इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपके रोल मॉडल्स रखिए। आपकी पर्सनल क्वालिटीज आप क्या डेवलप करना चाहते हैं, वो पर्सनल क्वालिटीज को आप पूरी तरह से डेवलप कीजिए। ये रिसोर्सेज आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, और आपको कितना पैसा इस चीज को करने में लगेगा वो क्लियर होना चाहिए। देन इस आउटकम का कंट्रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए। शुड बी इन योर हैंड। इफ अदर्स हु विल हेल्प यू एंड हाउ विल यू मोटिवेट देम। एंड देन आपकी इकोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि इस काम को करने के लिए आपके आंतरिक और बाहरी मन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहे, इमोशंस तो नहीं आ रहे, और आपके जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, आपके नियर एंड डियर, मदर, फादर, फ्रेंड्स, कहीं वहां से तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे। आपकी इकोलॉजी आप चेक कीजिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि व्हाट इफ आई अचीव दिस आउटकम, व्हाट आर माय गेन, एंड इफ आई डोंट अचीव दिस आउटकम, व्हाट आर माय पेन्स। आप यहाँ पर बैठ करके अपने पेन और गेन्स को लिखिए कि अगर मैं आईएएस बन गई तो व्हाट आर माय गेन्स, अगर मैं आईएएस नहीं बनी तो व्हाट आर माय पेन्स। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर क्या सोचेंगे, उनके क्या इमोशंस रहेंगे। आप ये अपने आप से सवाल पूछिए। एंड देन इसके बाद आप आपकी आइडेंटिटी चेक कीजिए कि हु आर यू एंड व्हाई यू आर हियर। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर क्लियर कीजिए कि मैं कौन हूँ। जैसे ही आप की आइडेंटिटी क्लियर कर लेंगे, जैसे कि हेल्थ के लिए आइडेंटिटी कि मुझे स्लिम होना है और मुझे हेल्दी रहना है, तो यहाँ मेरी आइडेंटिटी क्लियर हो गई कि मुझे हेल्दी रहना है, दैट इज क्लियर। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना है, यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी क्लियर हो गई। मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे कॉर्पोरेट में एक बड़ी पोजीशन पे एक मैनेजर की पोजीशन को एक्वायर करना है, ये मेरी आइडेंटिटी क्लियर हो गई। और इसके बाद आप उस जर्नी को चंक डाउन कीजिए। अगर ये आउटकम आपका 6 महीने का है तो उस जर्नी को आप मंथ वाइज डिवाइड कीजिए कि जनवरी से जून तक मुझे ये जर्नी को कंप्लीट करना है, और उस मंथ को आप अगेन ड्रिल डाउन कीजिए, वीक वाइज डिवाइड कीजिए, और वीक वाइज डिवाइड करने के बाद उसको आप डे वाइज डिवाइड कीजिए कि मुझे ये जर्नी को इस तरह से कैरी करना है। हाउ टू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट ए टाइम। इस तरह से आप इस जर्नी को चंक डाउन कीजिएगा। एंड देन आपका जो एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान में अपने आप को आगे लेकर के जाइएगा। मेजर, मॉनिटर एंड रिव्यू, और उसको रिव्यू करने के बाद आपको व्हाट टू डू नेक्स्ट ये डिसाइड करना रहेगा। तो आप आपकी जर्नी को पूरी तरह से यहाँ एंजॉय करेंगे। होप दिस 9 पॉइंट्स आर क्लियर। एनी क्वेश्चन? नो सर। So these points are helpful to get your outcome. Yes sir, so much. Thank you so much, Shruti. Others, anyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. तो हम आगे बढ़ते हैं अब। Yes, sir. आउटकम थिंकिंग के क्वेश्चंस क्यों हैं, जो है वो आपको पूछना रहेंगे अपने आप से। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आउटकम थिंकिंग जर्नी में
आप हमेशा अपने आप पे फोकस करें, अदर्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि दुनिया में हम 95% अदर्स के बारे में सोचते हैं और 5% अपने बारे में सोचते हैं, तो वहां जर्नी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है, इस जर्नी से भागना नहीं है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है कि इस जर्नी के लिए आप अपने आप से एग्रीमेंट करें, डिसएग्रीमेंट ना करें किसी भी चीज को लेकर के, आप एग्री करें और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। और हमेशा इस जर्नी में आप पॉसिबिलिटीज देखें, नेसेसिटी ना देखें कि इसमें और मैं क्या कर सकता हूं, वहां पे पॉसिबल सॉल्यूशंस को आप निकालें। इस जर्नी को आप नेसेसिटी में कंप्लीट ना करें। हमेशा इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप डिटेल्ड वर्किंग करें, ना कि ग्लोबल वर्किंग करें। ग्लोबल वर्किंग जैसे कि हम हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से व्यू को देखते हैं। एंड ऑप्शन हमेशा ढूंढें, प्रोसेस को फॉलो न करें कि स्टैंडर्ड मुझे 10 से 5 ये काम करना है और उसके बाद आपको उस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना है। एंड आउटकम थिंकिंग के कुछ क्वेश्चंस और अपने आप से आप पूछें कि नोबडी इज सपोर्टिंग मी, तो यहाँ पर एवरीवन इज एनॉइंग मी, मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मुझे दे नेवर सपोर्ट मी, है ना। तो इस तरह से ये वर्ड को अपने अंदर ना आने दें और इन वर्ड्स को हमेशा अवॉइड करें कि किसी भी तरह से ये वर्ड आपको इम्पैक्ट ना करें। एंड आप ये वर्ड भी ना बोलें कि सम पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी। तो यहाँ पर अगर इस तरह का वर्ड आपके माइंड में आ रहा है तो उसको क्लैरिफाई करें कि कौन सी चीज या कौन से लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हु एग्जैक्टली या व्हाट एग्जैक्टली आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। एंड देन ये एक सबसे बड़ा वर्ड है जो हम हमेशा हमारी जर्नी में लेकर के आ जाते हैं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वर्ड को आप जैसे ही आपके दिमाग में आए, इस वर्ड में आप ये 2 सवाल अपने आप से पूछिएगा कि व्हाट स्टॉप्स मी और व्हाट विल हैपन इफ आई डू इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। और आप अपने आप से ये सवाल जब भी आपके दिमाग में आए, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, तो आप ये पूछिएगा कि क्या मुझे रोक रहा है इस काम को करने के लिए, और व्हाट विल हैपन इफ आई डू इट, है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि उसने कहा कि मैं सर 90% मार्क अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उससे सवाल किया कि व्हाट स्टॉप्स यू। बोले सर मेरे पास जो रिसोर्सेस है, गाइड है, उसमें से एक गाइड मुझे नहीं मिल पा रही है, उस कारण से मैं 80% मार्क्स अचीव कर पाऊंगा, 90 नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि व्हाट विल हैपन इफ आई प्रोवाइड यू दैट गाइड। तो बोले फिर मैं 90% अचीव कर लूंगा। मैंने उसको वो गाइड प्रोवाइड कर दी और वो एग्री कर गया कि यस आई विल अचीव माई 90% मार्क। तो यहाँ आपको अपने आप से सवाल पूछना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आउटकम थिंकिंग क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक रहना है। तमाम तुम्हारा पेंसिल चल रहा है, उसे बंद कीजिए। अनस्पेसिफिक और स्पेसिफिक, आप हमेशा स्पेसिफिक चीजों की ओर ध्यान दीजिएगा, अनस्पेसिफिक चीजों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। अनस्पेसिफिक वर्ड क्या होते हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, मुझे डाउट आ रहा है। ये सारे अनस्पेसिफिक वर्ड को यूज मत कीजिएगा। स्पेसिफिक चीज को देखिएगा कि यस इस स्टडी में मैं यहाँ तक आगे बढ़ गया, और उस स्टडी को आप टेस्ट दे करके देखिएगा कि यस इसमें से आउट ऑफ 5 मैंने 4 क्वेश्चंस को जवाब दे दिया है। एंड और यू डोंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में तो आप अपने आप से ये सवाल कीजिएगा कि व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर मी टू नो दैट आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्या घटित होना चाहिए कि आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाए और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा और आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर लेकर के आइएगा। और किसी भी चीज के अगर
फैक्ट है वो, सूरज पूर्व से निकलता है, ये फैक्ट है ना। 2 + 2 = 4 होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन अगर किसी की ओपिनियन में 2 + 2 = 5 होता है तो उसकी जनरलाइज ओपिनियन में आप मत जाइएगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि इट इज रेनिंग हेवीली, इट इज बैड डे, है ना। अगर बरसात हो रही है और ये एक इंसान के लिए बैड डे, क्योंकि उसके पास छाता नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास ऑटो नहीं है जाने के लिए। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इट इज रेनिंग एंड आई हैव गॉट द व्हीकल, तो वो बैड डे नहीं रहेगा, वो आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। तो ऐसे लोगों की किसी भी जनरलाइज बिलीफ पे मत जाइएगा। आज बहुत गर्मी है और आज का दिन खराब है, बट वहीं मैंने अगर वो क्वेश्चन आइसक्रीम वाले से पूछा कि आज बहुत गर्मी है, और आइसक्रीम वाला बोलेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो आप लोगों की ओपिनियन पे मत जाइएगा, आप फैक्ट देखिएगा कि फैक्ट क्या है, और आप आपकी जर्नी में आगे बढ़िएगा। देन आउटकम थिंकिंग में ओपिनियन एज ए फैक्ट नहीं लेना है आपको। इट्स वेरी टफ टू क्लियर IAS एग्जाम, है ना। ये लोगों की ओपिनियन है कि ये एग्जाम करना बहुत टफ है। तो आप लोगों को अपने आप से पूछिएगा कि भैया वो बोल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू वॉम किसके अनुसार बोल रहा है, और हाउ एग्जैक्टली यू नो दिस या यू नो दैट। कोई भी बंदा या आप अपने आप से ये सवाल पूछे या कहीं भी आपको डाउट आए, तो आप ये 2 आंसर अपने आप से पूछें कि अकॉर्डिंग टू वॉम किसके अनुसार आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको लगता है कि IAS की एग्जाम टफ है। क्या आपने अपीयर किया कभी, या लोगों की जनरलाइज बिलीफ से आप बोल रहे हैं? हाउ एग्जैक्टली यू नो दैट, कभी आपने एग्जाम दे करके देखा है? तो यहाँ आपको ये सवाल पूछना है और उसके बाद आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने आपको आपका आउटकम कैसे निकालना है, आउटकम जर्नी को आपको कैसे क्लियर करना है, वो पूरी चीजें क्लियर करी। और इस प्रेजेंटेशन के फर्स्ट हाफ पे मैंने आउटकम पूरी तरह से क्लियर किस तरह से आपको लेकर के जाना है वो यहाँ पर बताया। अब इस आउटकम के बाद मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आप आपके करियर में अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स रहेंगे जो वो कंपनी आपसे डिमांड करेगी। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया तो उस जॉब में वो आपसे डिमांड आएगी। तो उन डिमांड्स को मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली नेक्स्ट 10 मिनट में क्लियर करूंगा एंड देन आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ना। तो होप आउटकम को लेकर के किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर होगा तो हम एट द एंड ऑफ द सेशन Q&A कर लेंगे। तो यहां मैं आगे बढ़ता हूं, कैरियर प्रोग्रेशन आउटकम, जिसमें कि आपको कॉर्पोरेट जो जॉब रहेगा या गवर्नमेंट जॉब रहेगा उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन कंपनी या वो जॉब से आपको रहेगी। तो आप जब ये जर्नी चालू करें तो उस जॉब में जाने के पहले पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, रिसर्च करें, इमेंस इंफॉर्मेशन गैदर करें, उनको कंज्यूम करें और पूरी तरह से प्रिपरेशन करके उस जो प्रोग्रेशन करें आपके जॉब के आउटकम के लिए, वहां पर पूरी तरह से आगे बढ़ें। उसके बाद जो आपने प्रिपरेशन की है उन प्रिपरेशन को इंक्यूबेशन करें, वहां पर उसे एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें एंड सिंथेसाइज करें। थर्ड स्टेप में आप उसे एलिमिनेट करें, मतलब वहां पर देखें कि जो आपने अभी तक किया है उस पर आप पूरी तरह से रोशनी डालें और उसको चेक करें, और चेक करने के बाद उसको आप इवेल्युएट करें कि इस जॉब के लिए अगर मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, या ये जो एग्जाम मैंने क्लियर की है उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें मुझे किस तरह के रिफ्लेक्शन, किस तरह के क्रिटिसिज्म या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं काउंटर अटैक करूंगा या काउंटर आंसर दूंगा। और उसके बाद आपको वेट नहीं करना है, स्टार्ट करना है उन चीज़ों को अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद आप जिस भी कंपनी में जाएं, जिस भी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, वहां पर आपको उसे काम करके दिखाना है। तो ये 5 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें कि आप आपका आउटकम प्रोग्रेशन डिसाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज करियर प्रोग्रेशन आउटकम? आपके पास उस जॉब के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए, आप उस डेजिग्नेशन, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से फुलफिल करना चाहिए। अगर आपको कहीं मैनेजर का जॉब मिला है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ क्या क्या करना है।
आपको कितना पैकेज मिलना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोग्रेशन ऑन ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स एंड लॉयल्टी, आपके एथिक्स और लॉयल्टी क्लियर होना चाहिए उस जॉब को करने के लिए। ऑल इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, आपको ये सारी चीजें कम समय में प्रिपेयर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा व्हाट द आउटकम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू व्हेन दे हायर यू, जब Sir? वो आपको हायर करे। यस बोलिए। सर लास्ट वाली स्लाइड एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। ओके, क्लियर जी। So what the outcome organization expect from you when they hire you? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करती है ना, तो उसको आपसे एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहिए रहता है, क्योंकि वो आपके ऊपर टाइम, एनर्जी और आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपको डेवलप करते हैं। तो उनका जो विजन रहता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन का रहता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना माइंड मेकअप करके जाइएगा। हेल्प देम इन एक्सीडिंग देयर बिजनेस गोल, आपको ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है उनके गोल को अचीव करने के लिए। एंड देन अंडरस्टैंड क्विकली द सिस्टम, प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, आपको पूरी तरह से कंपनी के सिस्टम, प्रोसेस और पॉलिसीज को लर्न करना है। एंड देन अंडरस्टैंड द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं उसका मिशन और पर्पस क्लियर होना चाहिए, या विजन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो आप पूरी तरह से क्लियर करें। एंड क्वेश्चन द सेट प्रोसेसेस एंड ब्रिंग इन न्यू इम्प्लीमेंटेशन आइडिया, आप ये अंडरस्टैंड करें कि उनकी सेट प्रोसेसेस क्या हैं और ब्रिंग इन न्यू इम्प्लीमेंटेबल आइडिया, उन प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या क्या आपके नए क्रिएटिव आइडियाज वहां पर ऐड कर सकते हैं, या आप वैल्यूज ऐड कर सकते हैं उस कंपनी के अंदर। अंडरस्टैंड इन डेप्थ द प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द कंपटीशन आल्सो। नेक्स्ट, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर जॉब, रोल, डिलीवरेबल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके जॉब का रोल क्या है, आपका डिलीवरेबल्स क्या है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका जो कंपनी को चाहिए वो आपको क्या डिलीवर करना है। शुड आई मूव अहेड? यस सर। बी द चेंज एजेंट इन इंप्रूविंग द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहां जाकर के आप एक ऐसे चेंज मेकर बने जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ाने में आप मदद करें ऑर्गेनाइजेशन की और वहां के लोगों की। प्रिपेयरिंग द आउटकम प्रोग्रेशन, मतलब आप किस तरह से आउटकम प्रोग्रेशन को प्रिपेयर करें। अंडरस्टैंड क्लियरली योर जॉब आउटकम, दैट इज आस्क द क्वेश्चन व्हाट टेंजिबल आउटपुट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे क्या टेंजिबल रिजल्ट वो ऑर्गेनाइजेशन या वो गवर्नमेंट जॉब में आपसे चाहिए उस कंपनी को, वो आप पूरी तरह से क्लियर करें। टेंजिबल मतलब जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जो चीजें विजिबल नहीं होती है उनको इनटेंजिबल बोलते हैं। इंश्योर यू डेवलप कंप्लीट डोमेन नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट योर जॉब इफेक्टिवली, आपका जो भी डोमेन दिया जाए उसका आपको पूरी तरह से थॉरो नॉलेज लेना है। एंड डेवलप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज बिजनेस एरिया, की कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा, है ना। थर्ड, प्लान टू एग्जीक्यूट द एक्सपेक्टेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की है उसको आपको एक्सीड करके एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसमें डिले नहीं करना है। एंड रिमेंबर 4D, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड टॉप परफॉर्मेंस, डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब कोलैबोरेटिव आपको अप्रोच लेना है। डिलीवर द कमिटमेंट्स, डिलीवर ऑन कमिटमेंट्स,
जो भी आप कमिट करें उसे डिलीवर करें। ऐसा नहीं कि आपको आज कोई टास्क दिया है उसको आप 2 दिन तक कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस को आपके इम्पैक्ट करेगा और आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी डिटोरिएट हो जाएगी। एंड फोर्थ इज डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब आपका जो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड जैसे होना चाहिए। कोई भी आपको सपोर्ट करे, कोई भी आपको अप्रिशिएट करे, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, मतलब ग्रेटिट्यूड इन द सेंस कि आपको थैंक यू कहना है लोगों को जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी इस जर्नी में। यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड उसके बाद पोजीशन योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, ना कि एम्प्लॉय माइंडसेट। आपको जिस भी काम को करना है उसमें आपको आपका एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे यहाँ 10 से 6 नौकरी करने आना है और बाद में चले जाना है। आपको एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट डेवलप करना है और उसी माइंडसेट से आपको आपके जॉब को परफॉर्म करना है। मेरी 21 इयर्स की जर्नी में फ्रेंड्स, मैंने कभी भी नौकरी को नौकरी की तरह नहीं लिया, मैंने उसको हमेशा अपने काम की तरह लिया और उसको उसी तरह से डिलीवर किया जिस तरह से मैं मेरे बिजनेस को आज डिलीवर कर रहा हूँ। मेरा कमिटमेंट लेवल हमेशा हाई रहा है, तो मेरा आउटपुट हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है मैं वहाँ टॉप 3 नंबर में आता था और मैं हमेशा हाई डिमांड में रहता था। तो आपको आपकी पोजीशन का जो माइंडसेट है वो एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं रखना है, आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखना है और आपकी जर्नी को आगे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बिजनेसमैन थिंक्स फॉर टुडे एंड एंटरप्रेन्योर हैज ए लॉन्ग टर्म विजन। तो आपको जब आप काम करें तो आपका विजन वहाँ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फॉर बिजनेसमैन इंक्रीमेंटल ग्रोथ इज गुड, बट फॉर एंटरप्रेन्योर फोकसेस ऑन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इंक्रीमेंटल मतलब क्या है कि आज मैंने 10% ग्रोथ करी, कल मुझे 12 मिलेगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। बट एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है उसकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आज अगर मैंने 10 किए तो कल मैं 20% करूं, 30% करूं, 40% करूं। बट वो हवा में नहीं करता है, वो पूरी तरह से उसे प्लान करके एग्जीक्यूट करता है और वो अपनी ग्रोथ को अचीव करता है। तो बिजनेसमैन हमेशा शेकी डिसीजन लेता है एंड एंटरप्रेन्योर इज कस्टमर फोकस्ड। आप देखेंगे कि कस्टमर ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा ग्रो करती है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि टाटा, बिरला, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा एम्प्लॉय फ्रेंडली रहते हैं और जहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। बिजनेसमैन कंसिडर प्रमोशन एज ए लाइबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स इट एज एन इन्वेस्टमेंट। जब भी अच्छी कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट अच्छे मिलेंगे और वहाँ पर आपको प्रमोशन भी अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर मैं टेलीनॉर कंपनी की बात करना चाहूँगा कि टेलीनॉर ने मुझे इंक्रीमेंट भी अच्छे दिए और प्रमोशंस भी अच्छे दिए, जहाँ से मेरी जर्नी का कर्व ऐसे गया ऊपर। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद यू नीड 4 स्किल्स। योर एबिलिटी टू इनोवेट, मतलब आपको चीजें इनोवेट करना है। योर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट योर आइडिया, your ability to market a product or service or idea, and your ability to understand the numbers। यहाँ numbers का मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं उसके फिगर होते हैं, उन फिगर्स को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है जिस भी कंपनी में आप काम करें, कि उनके जो फिगर्स डिलीवर करना है वो पूरी तरह से अचीव हो रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको 4 स्किल्स आपके अंदर डेवलप करना है। एंड ये जर्नी आपकी इतनी इजी नहीं रहेगी, है ना, और ये 1 वे स्ट्रीट भी नहीं रहेगी। आपको इस जर्नी में आपके पैशन को फॉलो करना है, आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, आपको अपने आप को हमेशा पुश करना है, आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने आप को ऑलवेज पुश करना है। हमेशा किसी भी काम को मोनोटोनस तरीके से नहीं करना है, उसमें ये देखना है कि किस तरह से मैं इसमें आइडियाज और क्रिएटिविटी डालूं
ताकि मैं इसे इम्प्लीमेंट करके उसका जो रिजल्ट है वो सही तरीके से दे पाऊं और अपने कस्टमर को या अपने एम्प्लॉय को मैं सर्व कर पाऊं अच्छे से, और वो जो भी मैं काम करूं उसको परसिस्टेंटली कर पाऊं, मतलब कंटिन्यूस कर पाऊं। तो आप आपकी जर्नी के पाथ के सक्सेस को अचीव करेंगे और आप इंजॉय करेंगे, एंड योर आइडिया विल वर्क इफ यू एनलाइटन योरसेल्फ लाइक दिस बल्ब। मतलब आपके जो भी वहां काम करने के आइडियाज रहेंगे वो पूरी तरह से इस बल्ब की तरह अपने आप को एनलाइटन करेंगे, रोशनी सब जगह फैलाएंगे। आपको क्या करना है, परसिस्टेंस अपने अंदर लाना है। हमेशा आपको पूछना है अपने आप से, लोगों से, कि व्हाट कैन डू बेटर दिस जॉब, और वो पूछ करके आपको अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट हो गया। द मोमेंट आपने आपके दिमाग में ये बिठा लिया कि आई एम परफेक्ट, वहां से आपका या तो स्टेगनेंसी आ जाएगी या फिर आप आपकी जर्नी में डिग्रोथ करना चालू कर देंगे। ऑलवेज लिसन पीपल, आप लोगों की एडवाइस को, लोगों की बातों को सुने, रिएक्ट ना करें। ऑलवेज टॉक टू द पीपल, आप लोगों से बात करें, और जो मैंने आपको बताया था कि बात करने के बाद आपको वहां पर सवाल पूछना है लोगों से, और फिर लोगों को पुश करें कि वो आपको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, और अपना जो भी आप काम करें उसे पूरी तरह से फोकस्ड वे में करें, अपने ध्यान को डिविएट ना होने दें। एंड जब आप फोकस तरीके से आप जो भी काम करेंगे तो आपका जो भी आप काम करेंगे उस वर्क में आप थ्राइव करेंगे, आपके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे और आपकी डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आगे बढ़ेगी, और आप पूरी तरह से आपकी लाइफ की जर्नी को आप इंजॉय करेंगे लाइक दिस बल्ब, और आप अपने आप को हमेशा एनलाइटनमेंट फील करेंगे और पूरी तरह से आपकी जो जर्नी है उस जर्नी को आप इंजॉय करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगल बिगेस्ट सक्सेस फैक्टर इज यू ओनली, स्टार्ट नाउ। तो विद दिस मैंने मेरी पूरी इस जर्नी को आपके साथ शेयर किया। होप यू एंजॉय दिस जर्नी, और यहाँ मैं आगे बढ़ते हुए आपको लेकर के आया। तो यहाँ मैं कुछ 5 मिनट लूंगा जिसमें कि इस जर्नी को मैं आपको आगे बढ़ते हुए Q&A में लेकर के जाऊंगा, और इस जर्नी में मैं आपको हमेशा अपने आप से कनेक्टेड रखूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।